हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का जीएस एक्सपर्ट ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके मुझे अवगत कराना कि मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों सही तरीके से आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। अगर ऑडियो और वीडियो दोनों आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच रही हो तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास होगी क्लास 8 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो अगर ऑडियो मतलब मेरी आवाज आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच रही हो तो हम लोग अपनी क्लास को करते हैं शुरू, बिना वक्त लगाए, बिना टाइम को गंवाए। आज चैप्टर नंबर 2 को हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताएंगे, ये क्लास 8 का है, ठीक है ना, क्लास 8 का है। इसके बाद क्लास 7 का पढ़ाएंगे और क्लास 6 का रिकॉर्डेड वीडियोज पढ़ा है, तो क्लास 6 का रिकॉर्डेड वीडियोज आप लोग जरूर पढ़िएगा। कक्षा 8 के लिए ये भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, संसाधन, रिसोर्सेज हमने पढ़ा है। जल्दी से आप लोग 3 नवीकरणीय संसाधन के बारे में फटाफट हमको आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 3 नवीकरणीय संसाधन के नाम आप लोगों को बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ा जाएगा। सभी लोगों का स्वागत है। पीपी सिंह जी, शोभा रानी, दीप शिखा, अमित जी, रौनक फिरदौस, सभी विद्यार्थी जितने लोग भी हमारे साथ में लाइव उपस्थित हैं, सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करिए। बताइए 3 नवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना, वो बताइएगा। आपका ज्योति कह रही है आपकी रिकॉर्डेड वीडियो क्लास 6 की सही नहीं चल रही है। नेटवर्क आप अपने तरफ से सही कर लोगे तो वो सब कुछ सही चलेगा, ठीक है ना। सभी में सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परी कुमार जी, आपको भी वेरी गुड इवनिंग, बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। 3 नवीकरणीय संसाधन के नाम बताओ, 3 रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है तीनों नवीकरणीय संसाधन के नाम। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। शोभा रानी ने कहा पानी, मिट्टी, हवा, सौर ऊर्जा, वेरी गुड। हाँ, अमित ने कहा गैस, पानी, मिट्टी, खनिज, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 नवीकरणीय संसाधन के साथ साथ में मुझे ये बता दो आप लोग कि 3 नवीकरणीय संसाधन हो गए। 3 नवीकरणीय संसाधन के अलावा आप लोग जरा मुझे चर्चा कीजिएगा, 3 प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताओ। 3 प्राकृतिक संसाधन के नाम बताइए, कौन कौन से हैं 3 प्राकृतिक संसाधन। 3 नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हो जाते हैं, उनके बारे में विचार कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है? पहले हमको भूमि पढ़ना है, भूमि प्राकृतिक संसाधन है। दूसरे नंबर पे हमको मृदा पढ़ना है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है। तीसरा नंबर हमें जल पढ़ना है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है। पांचवा नंबर प्राकृतिक वनस्पति हमको पढ़ना, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। और वन्य जीवन, वन्य जीवन का मतलब होता है जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। मतलब आज हम लोग प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों में आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। चलिए, और ये बात ध्यान रखिएगा कि भूमि मतलब जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, मृदा मतलब सॉइल होता है, वाटर मतलब जल होता है, प्राकृतिक वनस्पति मतलब नेचुरल वेजिटेशन होता है, और वन्य जीव संसाधन मतलब वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होता है। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग इनको बोलते हैं
प्राकृतिक संसाधन हम लोग बोलते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से जरूर याद रखना है। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और एक एक चीज जो मैं बताऊंगा वो जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे देखो लिखा हुआ है कि तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटे गांव में माम्बा माम्बा ये पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। तो सबसे पहले तो एक बात ये याद रखना, तंजानिया एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तंजानिया कहाँ है? अब ये प्रश्न आप लोगों से पूछेगा। जैसे ये विश्व का नक्शा है, विश्व के नक्शे में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप दिखाई पड़ेगा। कौन सा कॉन्टिनेंट है ये? अफ्रीका महाद्वीप दिखाई पड़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक देश पड़ता है तंजानिया। यहाँ पर देखो, जहां पर मैंने बना लिया, ये यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है। इस देश को कहा जाता है तंजानिया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। तो आप लोगों से ये प्रश्न पूछ सकता है कि तंजानिया किस महाद्वीप में पड़ता है, तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। दूसरी बात, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अगर ये पूछे आपसे तो माउंट किलीमंजारो, इस पर्वत का नाम याद कर लो। माउंट किलीमंजारो क्या है? माउंट किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो माउंट किलीमंजारो, जो कि किस देश में है? तंजानिया में। अच्छा, तंजानिया में दोस्तों याद रखना लौंग बहुत पाया जाता है। क्या बहुत मिलता है? लौंग बहुत पाया जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अब जितनी बात मैं नोट करा रहा हूं, अपने कॉपी में आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला नंबर अफ्रीका महाद्वीप का हो गया 3 नाम। कौन कौन सा? एक तो अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं, दूसरा अंध महाद्वीप कहते हैं, तीसरा काला महाद्वीप कहते हैं, और चौथा अफ्रीका महाद्वीप को तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। अब इसी अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है तंजानिया। तंजानिया में ही अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलीमंजारो, और तंजानिया देश लौंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने इतना बढ़ा करके आपको बता दिया। अब आगे देखिएगा क्या लिखा है, जरा पढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि तंजानिया, जैसे भारत एक देश है वैसे ही तंजानिया भी एक देश है। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम। अब देखो, यहाँ आप लोगों से ये पूछेगा कि तंजानिया में कौन कौन सी फसल होती है, तो याद रखना मक्का। तंजानिया देश में मक्का होता है, ठीक है। और तंजानिया देश में सेम भी होता है, सेम। तो ये आप लोगों से पूछेगा कि तंजानिया में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो तंजानिया में एक तो सेम लिख लेना। तंजानिया में एक तो सेम और दूसरा मक्का, और तीसरा नंबर तंजानिया में बकरी पाली जाती है। क्या पाला जाता है? बकरी पाली जाती है। ये भी आपको याद रखना है। 3 चीज तंजानिया के बारे में मैंने जो जो बताया वो आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और तंजानिया में माउंट किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा, और तंजानिया में लौंग भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना। और तंजानिया में बकरी पाली जाती है, बकरी।
और मक्के की खेती होती है और साथ ही साथ में सेम भी उगाया जाता है, ये ध्यान रखना। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब फिर भी अफ्रीका महाद्वीप के लोग खाने को तरसते हैं, खाने को नहीं मिलता। ये तंजानिया देश के बारे में मैंने बताया, जो एनसीईआरटी में लिखा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है पीटर न्यूजीलैंड। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। तो पहले ये ध्यान रखना कि न्यूजीलैंड में भेड़ पालन होता है, भेड़ पालन होता है न्यूजीलैंड में। जबकि जबकि तंजानिया में क्या था, बकरी पालन। ये भी ध्यान रखिएगा, तंजानिया में देखो बकरी पालन होता था ना, तंजानिया में बकरी पाली जाती थी, लेकिन न्यूजीलैंड में भेड़ पालन होता है, जहां उसका परिवार ऊन ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा जहां भेड़ रहते हैं, इसे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर पूछे कि बाड़ा क्या होता है, तो बाड़ा न्यूजीलैंड में जहां भेड़ों को पाला जाता है। तो दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अब ये बात ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में कैसी खेती होती है, जैविक कृषि होती है। न्यूजीलैंड में कैसी खेती होती है, जैविक कृषि होती है। जैविक कृषि का मतलब क्या होता है, पहले ये ध्यान रख लो। न्यूजीलैंड में जैविक कृषि होती है, पहला ये ध्यान रखना है। जहां भेड़ों को पाला जाता है उसे भेड़ों का बाड़ा कहा जाता है। और न्यूजीलैंड में ऊन बनाने का काम खूब चलता है। और न्यूजीलैंड में भेड़ पालन होता है, न्यूजीलैंड में भेड़ पालन होता है। जैविक कृषि का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी खेती जिसमें उर्वरक का प्रयोग नहीं होगा। उर्वरक का मतलब समझ रहे हो ना, यूरिया, डाई, पोटास, इन सारे उर्वरक का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात, कीटनाशक का प्रयोग भी ये लोग नहीं करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग भी ये लोग नहीं करते हैं। जैविक कृषि का मतलब होता है ना कि सब कुछ प्राकृतिक खाद का यूज होगा, प्राकृतिक खाद का यूज होगा, प्राकृतिक खाद। अच्छा, अपने भारत में जानते हो जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य कौन सा था, इसे नोट कर लीजिए। भारत में जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य, जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, किसको पता है भारत का पहला राज्य? तो याद रखना, सिक्किम। सिक्किम अपने भारत में ऐसा राज्य है ना, जो लोग जब खेती करते हैं तो ये लोग यूरिया, डाई, पोटास ये सब नहीं डालते हैं, ठीक है। वैसे न्यूजीलैंड में भी जैविक कृषि होती है। अब न्यूजीलैंड कहाँ पर है, तो न्यूजीलैंड याद रखना ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया देश आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे ये वाला जो देश है इसे न्यूजीलैंड कहा जाता है। यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड, ठीक है ना, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के बारे में एक बात नोट कर लो, यहाँ पर कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा ये प्रश्न कि कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है न्यूजीलैंड में। पहली बात तो ये ध्यान रखना न्यूजीलैंड का। दूसरी बात याद रखना, माउंट कुक नाम का पर्वत है न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत है, माउंट कुक नाम का पर्वत पाया जाता है न्यूजीलैंड में। और तीसरी बात, न्यूजीलैंड के लोग भेड़ पालते हैं, ये भी पता होगा, भेड़ पालते हैं न्यूजीलैंड के लोग। और चौथा नंबर,
न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है? कीवी कहते हैं न्यूजीलैंड के लोगों को। केवल इतनी बात आप लोग न्यूजीलैंड के बारे में याद रखना। तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है, प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? तो याद रखना, प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड पड़ेगा बेसिकली। तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान है, पहला नंबर एक, इसे अपने कॉपी में नोट करिए। माउंट कुक पर्वत है न्यूजीलैंड में, इसे याद रखना है। भेड़ यहाँ पर लोग पालते हैं, भेड़ पालन होता है तो ऊन बनाते हैं। और कीवी, यहाँ के लोगों को कीवी कहा जाता है और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड में जो खेती होती है वो जैविक कृषि होती है। न्यूजीलैंड में जैविक कृषि का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये लोग उर्वरक मतलब यूरिया, डाई, पोटास या कीटनाशक, इनका सबका यूज नहीं करते हैं। और अपने भारत में जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य कौन सा मैंने बता दिया? अपने भारत में जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य है सिक्किम। सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी यूरिया, डाई, पोटास का यूज या कीटनाशक का यूज नहीं होता। अगर यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो लक्षद्वीप जैविक कृषि करने वाला राज्य है, और सिक्किम। दो देश के बारे में यहाँ चर्चा हुई है, तो दोनों देश के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे न्यूजीलैंड के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। जहां न्यूजीलैंड में भेड़ पालन होता है, वहीं तंजानिया में बकरी पालन होता है। यहाँ पर देख लो, तंजानिया है अफ्रीका महाद्वीप का ना, तो ये बकरी पालते हैं, बकरी। और मक्का, यहाँ पर मक्का की खेती होती है, मक्का। और सेम की खेती होती है, सेम। कहाँ पर? तंजानिया में। जबकि न्यूजीलैंड में आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ जैविक कृषि होती है। कैसी कृषि होती? जैविक कृषि होती है। जहां भेड़ रहते हैं उसे बाड़ा कहा जाता है, जहां भेड़ रहते हैं उसे बाड़ा कहते हैं। यहाँ ऊन बनाते हैं। और उसके बाद में जैविक कृषि का मतलब उर्वरक का प्रयोग नहीं होगा, कीटनाशक का प्रयोग नहीं होगा, ये लोग प्राकृतिक खाद यूज करेंगे। और भारत में पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा, और पहला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। ये विषय, और यहाँ पर मैंने देश के नाम भी आपको बता दिए कि अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा नाम है अंध महाद्वीप, तीसरा नाम है काला महाद्वीप, चौथा नाम है तीसरी दुनिया। अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में है तंजानिया। तंजानिया में एक पर्वत है माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और तंजानिया में लौंग बहुत पाया जाता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और फिर न्यूजीलैंड में चर्चा किए कि जैविक कृषि होगा, कैंटरबरी घास का मैदान होगा, माउंट कुक पर्वत होगा, भेड़ पाला जाएगा, यहाँ के लोगों को कीवी कहा जाता है। अब मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, सभी स्टूडेंट जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी बताएं। सभी लोग जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक की बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई। फटाक से बताइए, जल्दी कमेंट करके बताना अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो। ठीक है। और भारत का जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है? लक्षद्वीप। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व की 90%, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट लाइन दे देगा आपके एग्जाम में और आपसे पूछ लेगा। विश्व की कितनी प्रतिशत? 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। जैसे देखो, 7 जमीन, अगर मैं आपसे बात करूं कि अपने धरती पर कितना जमीन है, तो अपने धरती पर जो भी जमीन है वो महाद्वीपों पर है ना। अपनी पूरी धरती पर जो जमीन का टुकड़ा है उसे महाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीप टोटल कितने होते हैं? 7।
टोटल महाद्वीप कितने होते हैं? 7। जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7 महाद्वीप है ना, और ये सब जमीन का टुकड़ा है। तो अगर इन 7 महाद्वीपों का जमीन के टुकड़े की अगर मैं बात करूं, तो 7 महाद्वीप मान लो 100% है। 7 महाद्वीप मान लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिएगा ये कितना है, 100% भूमि है। 7 महाद्वीप की भूमि मान लीजिएगा 100% है। लेकिन देखो, धरती पर पहाड़ भी है, पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है। तो हर जगह तो लोग रह नहीं सकते, कहीं भूकंप ज्यादा आता है, कहीं ज्वालामुखी बहुत आता है। तो जितनी जमीन है हर जगह तो लोग रह नहीं सकते। तो पूरी भूमि पर 90% जो जनसंख्या है, 90% जनसंख्या पूरी जमीन के केवल 30% भाग पर ही रहती है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं बेसिकली, कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के, मतलब 7 महाद्वीप के 30% भाग पर ही रहती है। बाकी शेष 70% जो जमीन है पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। अब जैसे बाकी जो 70% जमीन बची, जो धरती, जो भूमि बची, हो सकता है बर्फ जमा हो वहां पर, हो सकता है वहां पर बहुत घना जंगल हो, वहां पर पानी ही भरा रहता हो, नदी ही रहता हो। बात समझ रहे हो ना। तो 30% भाग रहने लायक है, बाकी 70% भाग पर या तो लोग कहीं कहीं रहते हैं और नहीं तो नहीं। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा। अब आगे सुनिएगा क्या लिखा है। अच्छा बताओ, माम्बा कहाँ का रहने वाला था, कहाँ की रहने वाली थी? जल्दी कमेंट कीजिएगा, माम्बा कहाँ की रहने वाली थी, पॉइंट नंबर 1। और पीटर कहाँ का रहने वाला था, पॉइंट नंबर 2। दो क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। माम्बा कहाँ का रहने वाली थी और पीटर कहाँ का रहने वाला था? दोनों मैंने अभी अभी बताया, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताएंगे। अब देखो, इसमें मैंने बताया था कि जो माम्बा थी ये तंजानिया की रहने वाली थी। किस देश की रहने वाली थी? तंजानिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, यहाँ की रहने वाली थी। और पीटर जो था ये न्यूजीलैंड का रहने वाला था, जहाँ कैंटरबरी घास का मैदान है, यहाँ के लोगों को कीवी कहा जाता है। माउंट कुक पर्वत है न्यूजीलैंड में, और तंजानिया में माउंट किलीमंजारो है। तो माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। जैसे देखो, तंजानिया के लोग बकरी पालते हैं, न्यूजीलैंड के लोग क्या पालते हैं? भेड़ पालते हैं, और भेड़ के ऊन का व्यापार करते हैं। और न्यूजीलैंड में जैविक खेती करते हैं। यहाँ पर जैविक कृषि होती है। ये लोग यूरिया, डाई, पोटास, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते। जबकि तंजानिया में मक्का की खेती होती है, मक्का के साथ में सेम की खेती होती है। ये तो मैंने बताया ही था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अब देखो, सबसे पहला कौन सा है? भूमि। सबसे पहला जो है वो क्या है? भूमि। भूमि के बारे में सबसे पहले हम लोगों को चर्चा करना है। लिखा है, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है ना,
जिस जमीन पर हम लोगों ने अपना घर बनाया है, स्कूल, कॉलेज, रोड, रेलवे, ये सब हम लोगों ने बनाया है, उसी को भूमि कहते हैं ना। ये जैसे पूरा शहर भूमि मतलब जमीन पर बसा हुआ है ना, तो जमीन मतलब धरती मतलब भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और यहाँ लिखा है ना, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। सोच लीजिए, भूपृष्ठ के कुल भूमि का लगभग 30% भाग ही भूमि है और 70% जल है। हमारे धरती पर ध्यान रखना 71% जल है। 71% क्या है? जल हमारे धरती पर। जैसे महासागरों में, महासागर के अलावा नदियों में बर्फ के रूप में। और 29% है जमीन। भूमि 29% है। लेकिन एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, तो 70% भाग क्या होगा? जल। ये एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी में 70% धरती पर जल बताते हैं और 30% भूमि। लेकिन वैसे तो 71% जल है और 29% भूमि है, पर हम एनसीईआरटी को सही मान लेते हैं कि 30% भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग पर आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ये वाली लाइन अच्छे तरीके से आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ये वाली एग्जैक्ट लाइन आपके एग्जाम में हूबहू दे देगा, इसलिए इसे आप लोग लाइन ये वाली जरूर अपने कॉपी में नोट कर लो कि मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मतलब भूमि का मतलब जहां पर्वत होगा वहां पर जनसंख्या कम होगी, जहां मैदान होगा वहां जनसंख्या ज्यादा होगी, जहां बर्फ से ढका होगा जमीन वहां जनसंख्या कम होगी, जहां बर्फ नहीं होगा वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। जलवायु में भी देखो, जहां पर बहुत ज्यादा बरसात होगी वहां भी लोग नहीं रहेंगे, जहां पर बारिश ही नहीं होगी वहां पर भी लोग नहीं रहेंगे, जहां पर सामान्य वर्षा होगी वहां पर लोग रहेंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अगला लिखा है कि ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत जहां पर पानी हमेशा भरा रहता हो, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि विरल जनसंख्या मतलब जनसंख्या कहाँ नहीं पाई जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ कहाँ जनसंख्या नहीं मिलेगी? जहां की जमीन ऊबड़ खाबड़ होगी, क्योंकि यहाँ पर घर बनाने में समस्या होगी। तो जहां की जमीन ऊबड़ खाबड़ होगी वहां पर लोग अपना घर नहीं बनाएंगे। स्थलाकृतियां जैसे जहां पहाड़ होगा, जहां पर्वत होगा वहां पर भी जनसंख्या कम होगी। पर्वतों का तीव्र ढाल, अगर ढलान ज्यादा होगा तो घर बनाएंगे तो लैंडस्लाइड होगा और घर गिर सकता है। जलाक्रांत जहां हमेशा बाढ़ ही आता रहता है वहां पर भी घर बनाना संभव नहीं है। ठीक है ना, बाढ़ संभावित निम्न क्षेत्र। मरुस्थल जहां पर रेगिस्तान बालू ही बालू है वहां पर भी जनसंख्या कम पाई जाएगी। और साथ में सघन वन जहां पर जंगल बहुत घना होगा वहां पर भी लोग विरल मतलब नहीं पाए जाएंगे, वो निर्जन स्थान होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। लेकिन जहां अब ये वाली लाइन देखो, ये आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। जहां का मैदान उर्वर होगा, उर्वर मैदान का मतलब उपजाऊ मैदान, उपजाऊ मैदान और नदी घाटियों में कृषि मतलब खेती अच्छी होती है जिसके लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब लोग अपना घर कहाँ बनाना चाहते हैं?
जहां समतल भूमि हो और वो उर्वर मैदान हो। उर्वर का मतलब उपजाऊ मैदान हो, जहां पर दाल, चावल, गेहूं, धान, सरसों, अरहर मतलब फसलें, कृषि अच्छे तरीके से हो सके और नदी का जल वहां पर हो। नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हैं। तो यहाँ दो चीज याद रखना है कि लोग कहाँ नहीं रह सकते हैं और लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है, लोग कहाँ रहते हैं और लोग कहाँ नहीं रहते हैं। भूमि उपयोग क्या होती है? भूमि उपयोग समझिए। भूमि उपयोग का मतलब देखो, जैसे कुछ लोग भूमि का उपयोग खेती करने के लिए करते हैं, कुछ लोग भूमि का उपयोग घर बनाने के लिए करते हैं, कुछ लोग भूमि का उपयोग सड़क बनाने के लिए करते हैं, कुछ लोग भूमि का उपयोग उद्योग लगाने के लिए करते हैं। मतलब भूमि का अलग अलग उपयोग है कि नहीं? कुछ लोग भूमि का उपयोग मछली पालन के लिए करते हैं। तो इसी को भूमि उपयोग कहा जाता है कि हम लोग भूमि का उपयोग किस रूप में करते हैं। ठीक है ना? कुछ लोग वन लगाने के लिए, जंगल बनाने के लिए, वनारोपण करने के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। अब आगे, कुछ लोग सोना चांदी निकालने के लिए, कोयला खोदने के लिए, लोहा खनन के लिए, इसके लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि। अब देखिए, मैंने बताया ना, सबसे पहले आदमी जब हुआ था तो सबसे पहले भूमि का प्रयोग किसके लिए किया गया था? कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि पेट पालना जरूरी है। तो अगर एग्जाम में आए कि भूमि का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो पहला कृषि के लिए, दूसरा वानिकी। वानिकी का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाने के लिए, बाग बगीचा लगाने के लिए, जंगल बनाने के लिए, वन फॉरेस्ट बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए। वानिकी, वानिकी का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना, इसके लिए भूमि का प्रयोग होता है। खनन, खनन का मतलब सोना चांदी खोदने के लिए, कोयला खोदने के लिए, लोहा खोदने के लिए, क्योंकि लोहा, सोना, चांदी ये तो जमीन के अंदर ही पाया जाता है ना। तो हम लोग भूमि का उपयोग खनन के लिए भी करते हैं। साथ ही साथ में सड़क बनाने के लिए, सड़कों का निर्माण करने के लिए जमीन का इस्तेमाल करते हैं। उद्योग, इंडस्ट्री लगाने के लिए भी हम लोग करते हैं की स्थापना। साधारणतया इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा, माम्बा और पीटर, माम्बा तंजानिया का था ना, तंजानिया की थी माम्बा, और पीटर न्यूजीलैंड का था। माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। भूमि उपयोग समझ में आया क्या होता है? मतलब हम ही आप लोग हैं, जैसे मान लीजिए हम ही आप लोग हैं, हमारे पास जमीन है मान लो, तो हम लोग जमीन का उपयोग किस लिए करते हैं? या तो हम लोग अपना घर बनवा लेते हैं, या तो हम लोग कोई स्कूल खोल लेते हैं, या हम लोग कोई फैक्ट्री उद्योग लगा लेते हैं, या मछली पालन कर लेते हैं, या खेती हम लोग कर लेते हैं, या हम लोग उसमें पेड़ पौधे लगा देते हैं, वनारोपण कर लेते हैं, मछली पालन हो जाएगा, सड़क बन जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं भूमि उपयोग। ठीक है, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग समझ में आ गया। भूमि उपयोग क्या होता है? ठीक है, भूमि उपयोग समझ में आ गया ना। भूमि उपयोग क्या होता है, सभी लोग आशा करता हूं समझ में आप लोगों के आ गया होगा कि आखिर भूमि उपयोग का मतलब क्या होता है। क्लियर है भूमि उपयोग सभी को? अब देखिए आगे, आगे लिखा हुआ है कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारक मतलब हम लोग भूमि का प्रयोग कैसे करेंगे, ये भौतिक कारक निर्धारित करेगा। जैसे स्थलाकृति। अब स्थलाकृति का मतलब होता, अगर कोई पर्वत वाला एरिया होगा
तो पर्वत वाले एरिया में खेती करना, सड़क बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन जो मैदान वाला एरिया होगा उत्तर प्रदेश और बिहार का, तो यहाँ खेती करना और सड़क बनाना आसान होगा, है कि नहीं। दूसरा, मृदा, जहां की मिट्टी उपजाऊ होगी वहां पर खेती करना आसान होगा। लेकिन जहां पर रेगिस्तान होगा, रेतीली मिट्टी होगी, वहां पर खेती करना आसान नहीं होगा। जलवायु, जहां पर पानी की बरसात ही नहीं होगी वहां पर भी खेती अच्छा नहीं होगा। और जहां बहुत ज्यादा पानी बरसेगा तो वहां पर भी खेती नहीं संभव है। खनिज, अब देखो जहां पर खनिज, जैसे झारखंड में कोयला पाया जाता है तो वहां कोयले की खुदाई खूब होगी। कर्नाटक में लोहा खूब पाया जाता है तो वहां लोहे की खुदाई खूब होगी। राजस्थान में टिन और सीसा और जस्ता तांबा मिलता है तो तांबे की खुदाई होती है। और जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अब ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब अधिकार के आधार पर, स्वामित्व का मतलब क्या हो जाएगा, अधिकार के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि, निजी भूमि जैसे हम आप लोगों की प्राइवेट भूमि होती है ना, हमारी आपकी भूमि निजी भूमि, और सामुदायिक भूमि जैसे जो सरकारी जमीन होती है, दो, ठीक है ना, सरकारी जमीन में बांटा जा सकता है। अब आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व मतलब अधिकार के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है। एक तो निजी भूमि, निजी भूमि जैसे हमारे आपके पास में 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा जमीन होता है ना, तो ये हमारी आपकी निजी भूमि है। और दूसरी सामुदायिक भूमि का मतलब जो सरकारी भूमि होती है, जैसे पार्क की भूमि हो गई, चारागाह की भूमि हो गई, बात समझ रहे हो ना, वो सामुदायिक। तो केवल ये आपको याद रखना है कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को एक तो प्राइवेट लैंड और दूसरा कम्युनिटी लैंड, मतलब निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। आगे लिखा है कि निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, ठीक है ना। निजी भूमि जैसे हमारा आपका अपना जमीन, ये निजी भूमि है। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे देखो चारा, भाई गांव के जितने लोग हैं अगर सभी के घर में गाय है, भैंस है, तो वो लोग चारागाह में जाते हैं और सभी लोग अपने गाय और भैंस को चराते हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीन पूरे समुदाय की है, वो किसी एक लोग की जमीन नहीं है, वो सभी लोगों की जमीन है, वो सरकारी जमीन है। तो वहां पर अपने जानवरों को चारा के लिए भेज देते हैं। फलों मतलब जैसे मान लीजिएगा कोई जंगल है, कोई जंगल है, नट हो गया, या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना, इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि सामुदायिक भूमि को क्या कहा जाता है, साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन का मतलब होता है कि गांव के सारे लोग उस जमीन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चारागाह हो गया, जैसे स्टेडियम हो गया, जैसे खेल का मैदान हो गया, ठीक है। तो इनका सबका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। तो सामुदायिक भूमि बराबर साझा संपत्ति संसाधन, इसे जरूर याद रखना। साझा संपत्ति संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन किसको कहा जाता है, सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, क्योंकि सभी लोग ऐसे जमीन का यूज करते हैं। जैसे कहीं पर पार्क बना होता है तो पार्क किसी एक व्यक्ति का तो होता नहीं है,
वहां पूरे शहर के लोग, पूरे गांव के लोग उस पार्क में आकर के बैठते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, है कि नहीं? तो वो सामुदायिक भूमि हो गई। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में वर्गीकृत किया जाता है, और सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। ये विषय भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। नीचे लिखा है कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। ये लाइन आप लोगों को हूबहू ऐसे याद रखना है। देखो, जो जनसंख्या है, चूंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है ना। मतलब सभी लोग चाहेंगे हमारे पास जमीन हो, हमारे पास जमीन हो, हम जमीन खरीद के रख लें। लेकिन लेकिन ये बताओ, भूमि की उपलब्धता तो सीमित रहेगी ना, जमीन तो बढ़ नहीं जाएगी। केवल जमीन का क्या किया जा सकता है? मेरी जमीन है, आप खरीद के रख लो तो मेरी जमीन आपकी हो गई। आप किसी दूसरे को बेच दो तो आपकी जमीन किसी दूसरे को हो गई। जमीन तो बढ़ती नहीं है ना, जमीन तो सीमित है। लेकिन जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, उनकी जमीन की मांग सदैव बढ़ती रहती है। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो आपसे यही पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला पूछ लेगा कि भूमि की उपलब्धता असीमित है, ऐसा लिख देगा कि भूमि की उपलब्धता असीमित है। तो आप लोग याद रखना, भूमि की उपलब्धता सीमित है। जमीन ज्यादा तो है नहीं, लेकिन लोगों को ज्यादा जमीन चाहिए। भाई, धरती जितनी बड़ी है, धरती तो उतनी ही बड़ी रहेगी ना। धरती जितनी छोटी है उतनी ही छोटी रहेगी ना। ये तो घटेगी बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या चाहे जितना घटे बढ़े। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, बिल्कुल। अब देखो, सड़क के किनारे की जमीन, स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। मतलब जो सड़क के किनारे जमीन होती है, हाईवे के किनारे जमीन होती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है, उसकी गुणवत्ता ज्यादा होती है कि नहीं? किसी हाईवे के किनारे अगर जमीन है, किसी सड़क के किनारे अगर जमीन है, तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो जमीन किसी गांव में है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि को साझी संपत्ति भूमि कहते हैं ना, मतलब सरकारी भूमि। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मतलब क्या होता है, गांव वगैरह में देखो, जो सरकारी जमीन होती है, लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। कैसा कब्जा? अनाधिकृत हस्तक्षेप। अनाधिकृत हस्तक्षेप का मतलब होता है कि उनकी जमीन नहीं होती है, वो सरकारी जमीन होती है, वो आबादी की जमीन होती है, लेकिन फिर भी लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण हुआ है। भूस्खलन की समस्याएं उत्पन्न हुई है, मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हुई है, मरुस्थलीकरण की समस्या हुई है, और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ये लाइन आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। यहां से देखो, वर्तमान में चूंकि कृषि ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो कृषि ने और निर्माण, निर्माण का मतलब लोग अब स्कूल बनाने लगे। पहले देखो, हम लोग खेत का प्रयोग केवल खेती या कृषि करने के लिए करते थे ना। लेकिन आज लोग जमीन क्यों खरीदते हैं? ताकि लोग निर्माण कर सके। निर्माण का मतलब घर बना सके, हॉस्पिटल बना सके, स्कूल बना सके, फैक्ट्री बना सके। तो जमीन तो अब इसमें चली जा रही है।
तो कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? निम्नीकरण। निम्नीकरण मतलब जमीन की गुणवत्ता कम हो रही है और जमीन की भी कमी पड़ रही है। भूस्खलन, पहाड़ी एरिया में लोग घर बना लेते हैं जंगल को काट करके, पेड़ को काट करके, तो जमीनें खिसकने लगती है। मृदा अपरदन, बारिश होती है तो मिट्टी बहने लगती है। क्यों? क्योंकि शहरों में पेड़ों को काट कर ही तो घर, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री इत्यादि बनाते हैं। और मरुस्थलीकरण भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। जैसे देखो यहाँ पर 4 डायग्राम दिए हैं। जैसे पहला चित्र में देखो, पहले लोग गांव में रहते थे, बैल वैल से जोतते थे, झोपड़ी ओपड़ी बना करके रखते थे, तो हरे पेड़ पौधे आराम से मौजूद थे। हरे पेड़ पौधे तो सभी लोग आराम से हल बैल लेकर के जुताई उताई कर लेते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे हल बैल को हटा करके क्या किया? ट्रैक्टर ले आए। यहाँ पर देखो ट्रैक्टर ले आए। झोपड़ी को हटा करके लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया, झोपड़ी को हटा करके। फिर और तीसरे नंबर पे आए तो पेड़ों को और काट करके और लंबी चौड़ी सड़क बनाने लगे, कार दौड़ाने लगे, वहां पर लंबी लंबी बिल्डिंग बनाने लगे। कहीं कहीं पर पेड़ पौधा, बाग बगीचा दिखाई पड़ने लगा। और वर्तमान समय में देखो तो सारे पेड़ों को काट करके गाड़ियां चल रही हैं, रोड लाइट चल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। मतलब धीरे धीरे भूमि का उपयोग बदल रहा है। यहाँ नीचे लिखा है ना कि भूमि उपयोग में समय के अनुसार हो रहा है परिवर्तन। पहले जहां जंगल हुआ करते थे, आज वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है। बन गई है कि नहीं बन गई है? मतलब भूमि के उपयोग में हो रहा है परिवर्तन। ठीक है ना? निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? कि उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। अभी यहां तक कोई प्रश्न हो आप लोगों के पास तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न पूछ लो, बाकी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है किसी प्रश्न में, किसी पॉइंट में, किसी विषय में? किसी विषय में कोई दिक्कत हो तो बताओ। पहले बहुत जंगल वंगल हुआ करते थे, लेकिन अब सब जंगल वंगल काट करके सब या तो घर बना लिए, या तो स्कूल बना लिए, या तो फैक्ट्री बना लिए। सड़क बन गई है चारों ओर, गांवों में भी वही हो गया है। ठीक है ना? गाड़ियां बहुत चलने लगी हैं, तो धीरे धीरे जो भूमि का उपयोग है ये बदल चुका है। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो तो जल्दी से फटाक से आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम समझेंगे अब बाकी का आगे कल। बताए शोभा रानी जी, अमित जी, सभी विद्यार्थी बताइएगा यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको? देखो, अगर कोई भी प्रश्न रहा करे तो आप लोग मुझे जरूर बता दिया करो कि गुरुजी मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी होगा अमित जी, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? ये एक चैप्टर और कर ले, कम से कम थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जाए ना। तो फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का मैं पीवाईक्यू भी करा दूंगा इसका, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहो, सब कुछ होगा, हर एक चीज होगा, एकदम निश्चिंत रहो। तो चलिएगा, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल फिर से रात्रि में 9 बजे। तब तक के लिए हाँ ठीक है, एक क्लास करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पीवाईक्यू यूट्यूब पे भी करवा देंगे, पीवाईक्यू यूट्यूब पर भी करवा देंगे। यहाँ पर हम अब ये सेकंड चैप्टर खत्म हो जाए तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का हम करवा देंगे, ठीक है ना? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और करवा देंगे, फिर देखें कितने लोग इसका सही तरीके से उत्तर करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, भगवान आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा धन वैभव संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सुख शांति, संपन्नता, समृद्धि, सफलता सब कुछ प्रदान करें। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, अपने देश का, अपने भारत माता का नाम रोशन करते रहो। मिलते हैं फिर कल 9 बजे। तब तक के लिए जीएस एक्सपर्ट ऑनलाइन के इस खूबसूरत परिवार से जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।
नहीं, अभी यूट्यूब पर क्लास नहीं चल रही है अनीता यादव जी, अभी यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रही है, परसों से चलेगी क्लास यूट्यूब पे। परसों से यूट्यूब पर क्लास चलेगी। ठीक है। परसों से 11 बजे दिन में करवाएंगे।